नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष झा। बिहार एसएससी की तरफ से जो सीजीएल की परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें सीजीएल थर्ड में मेरा 55वां 55 रैंक था और वर्तमान में मैं एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित हूँ। आज हम लोग वही सीजीएल 4 की जो आगे वैकेंसी आने वाली है उसी के स्ट्रेटजी के बारे में, उसकी रणनीति कैसी हो, हमारे जो छोटे अनुज हैं वो कैसे उसकी तैयारी करें और सफलता पाएं, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ मैं। चलिए तो उसके बारे में हम बात करते हैं। बात करने से पहले मैं आपको एक दो तीन बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। पहला तो देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो दो तीन बातें आप एकदम गांठ बांध लीजिए। पहली बात तो ये कि आपको उसमें कंटिन्यूटी और परसिस्टेंसी एकदम दिखानी होगी। हमारे यहाँ परेशानी ये है, अक्सर बिहार में देखते हैं, अधिकांश बच्चों के साथ ये दिक्कत है कि जब वो तैयारी शुरू करते हैं, फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद तो वो काफ़ी जोश में रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे उनका जोश ठंडा होने लगता है। और यहाँ आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम किसी भी वजह से परीक्षा की तिथि कभी टल जाती है, कभी आगे बढ़ जाती है, तो वैसी परिस्थिति में वो अपना तैयारी छोड़ करके बाकी कामों में या किसी दूसरे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपका रिजल्ट बिल्कुल नहीं होगा। रिजल्ट उन्हीं का होता है जो एग्जाम देर या सवेर, परीक्षा अगर आयोग ने फॉर्म निकाला है, फॉर्म भरा गया है, तो देर या सवेर परीक्षा होनी ही है। और आपकी सफलता के चांसेस तब ज़्यादा बढ़ जाएंगे जब आप एकदम कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखिएगा और लगातार उस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को करते रहिएगा, चाहे एग्ज़ाम आज हो या अगले महीने हो या 2 महीने बाद हो या 4 महीने बाद हो। तो ये चीज़ तो आपको फॉलो करनी ही करनी है। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहता था कि जब भी आप प्रिपरेशन करते हो तो आप हर एक चीज़ों का, जितने भी एग्ज़ाम, जितने भी फॉर्म निकलते हैं, बहुत बच्चे होते हैं जो रेलवे भी भर देते हैं, बीपीएससी भी भरते हैं, यूपीएससी भी भरते हैं, इवन कि ग्रुप डी, सिपाही, दरोगा, हर तरह का एक फॉर्म एक साथ डाल देते हैं। ऐसी स्थिति में वो ठीक से किसी की तैयारी कर नहीं पाते हैं। कभी वो एडमिट कार्ड आ गया दरोगा का तो उसका प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, कुछ दिनों के बाद एडमिट कार्ड आ गया किसी और एग्जाम का तो उसका प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। तो वो सबको साधने के चक्कर में उनका कोई एक एग्जाम भी नहीं सध पाता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। इसलिए आप टारगेट कीजिए 2-3 एग्जाम जो कि एकदम जिसका सिलेबस बिल्कुल मिलता जुलता हो, उस एग्जाम को आप टारगेट कीजिए और उसको फोकस कीजिए। सफलता की चांसेस आपके काफी बढ़ जाएंगे। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसी भी एग्जाम का जो सिलेबस है वो सिलेबस ही आपका गीता पुराण, आप जो कहिए, रामायण महाभारत, वो सिलेबस ही आपके लिए वो है। आपको सुबह से शाम तक, मैं तो ये कहूंगा कि जब तक याद नहीं हो जाए तब तक आप सुबह में रोज उठ के एक बार उस सिलेबस को पढ़िए। इससे होगा क्या कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो एकदम सिलेबस ओरिएंटेड कर रहे हैं, आप उससे बाहर इतर नहीं पढ़िएगा। ऐसे अगर आप सिलेबस नहीं देखिएगा तो आप बहुत सारी चीजों को पढ़ते जाइएगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे में आपके साथ क्या होगा कि आप ज्ञानी तो बनते चले जाइएगा लेकिन हो सके आपका रिजल्ट नहीं हो। तो पहले हमको एक रिजल्ट ले लेना है, उसके बाद हमको अपना ज्ञानी बनना है। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको देख करके हमको आइडिया हो जाता है कि किस किस सेक्शन से कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड क्या है, उनका लेवल क्या है। इसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रिपरेशन को आगे जारी करते हैं। तो सीजीएल 4 के बारे में हम लोग बात करेंगे। सीजीएल का बिहार एसएससी की तरफ से जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उसका अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो वहां पर आप देखते हैं कि कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। 150 प्रश्न में आप देखिएगा कि जनरल स्टडी 50 प्रश्न है और साइंस 25 प्रश्न है, यानी कि आपका ये पोर्शन जो टोटल है वो टोटल 75 क्वेश्चंस यहां से आपको आते हैं। और मैथ और रीजनिंग 25 मैथ्स है और रीजनिंग 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बेसिक सिलेबस है। चाहे आप सीजीएल को ले लीजिए या बिहार एसएससी के द्वारा आयोजित किया जाने वाला आप इंटर लेवल का एग्जामिनेशन ले लीजिए, उसमें भी सेम यही सिलेबस है। मैथ रीजनिंग 75 क्वेश्चन और जनरल स्टडी 75 क्वेश्चन। जनरल स्टडी में क्लासिफिकेशन ये है कि आपका जो जीके है इसमें करेंट्स भी शामिल है। ये जो 50 क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें आपका एक तो बेसिक जनरल नॉलेज और प्लस करंट अफेयर्स, ये दोनों मिलाकर के इसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाता है।
और 25 क्वेश्चन बेसिक साइंस से रहते हैं, जो फंडामेंटल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसको भी अगर आप डीपली एनालाइज करें थोड़ा, तो लगभग 12 से 15 क्वेश्चन, मैं साइंस की बात कर रहा हूं, 25 क्वेश्चन में लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री से, 5-5 के आसपास आप रखिए, उसमें 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, यही सिलेबस रहता है। और अधिकांश बच्चों को, चूंकि अपना इंटरमीडिएट अधिकांश बच्चे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेके करते हैं, बायो वालों की संख्या थोड़ी कम होती है, तो अधिकांश बच्चों को बायोलॉजी में थोड़ा सा परेशानी भी होता है और क्वेश्चन भी उससे ज्यादा रहता है, तो वहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब इसको आप करेंगे कैसे? तो ये जो 3 टॉपिक है आपका, एक आपका मैथ्स, दूसरा आपका रीजनिंग और तीसरा आपका करेंट्स, ये तीनों टॉपिक आपको डेली बेसिस पे करने पड़ेंगे, इसको आप छोड़ के नहीं चल सकते हैं। मैथ्स बेसिकली 10th स्टैंडर्ड तक का पूछा जाता है, और सारे बच्चे, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम दे या इंटर लेवल का एग्जाम दे, सारे बच्चे मैट्रिक पास करके तो आते ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स आपसे बनेगा, नहीं बनेगा, लेकिन सारा खेल टाइमिंग का है। आप अगर प्रैक्टिस में नहीं रहिएगा, डेली बेसिस पर आप 2-3 सेट नहीं मारिएगा, एटलीस्ट आपको 1 से 2 सेट तो डेली बेसिस पे मारना ही है मैथ्स और रीजनिंग का। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट में समस्या होगी। आप लिमिटेड टाइम में, जो टाइम प्रिस्क्राइब्ड है, जितना टाइम दिया जाता है 2 घंटा या 2 घंटा 15 मिनट, उस टाइम में आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैथ और रीजनिंग, इन दोनों का आपको डेली 2-2 सेट का प्रैक्टिस करना है। वही हाल करेंट्स का भी है। करेंट्स के साथ मैं बहुत बच्चों को देखता हूं, मैं अपना भी अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं, क्योंकि जस्ट इसी सीजीएल 3 में 2 महीने पहले हमारी ज्वाइनिंग हुई है, तो मैं अपने अनुभव से भी आपको बता रहा हूं कि कई बार लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जब एग्जाम आएगा तो एग्जाम से 10 दिन या 20 दिन पहले 6 महीने का करेंट्स अफेयर्स कहीं से फोटो स्टेट या कुछ ऐसा मटेरियल इकट्ठा करूंगा और उसको पढ़ लूंगा। तो ऐसे में आपका काम नहीं चलेगा। ऐसे में बहुत सारी चीजें, आप जब एग्जामिनेशन में बैठिएगा, जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप भूलिएगा, आपके दिमाग से चीजें उतरेंगी, और वैसे कंडीशन में आप जब कंफ्यूज्ड होइएगा तो फिर आप गलत कीजिएगा तो आपका निगेटिव मार्किंग भी रहता है, तो जो सही है वहां से भी मार्क्स कट रहा है, आपके चांसेस घटते चले जाएंगे। तो करेंट्स को भी आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। डेली आप या तो पेपर से या किसी भी मैगजीन से या किसी YouTube चैनल से, जहां से आपकी इच्छा हो, जहां आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जहां आपको अच्छा लगता है, आपको करंट भी डेली बेसिस पे करते चलना होगा। आपको एग्जाम के समय प्रेशर भी नहीं आएगा अगर आप ये डेली बेसिस पे करते रहे। रही बात जीएस और साइंस की, तो जीएस और साइंस, इन दोनों को आप अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जनरल कंपटीशन काफी टफ होता चला जा रहा है। अगर सपोज कीजिए आज से 10 साल 5 साल पहले अगर किसी एग्जाम में 100 बच्चे फॉर्म भरते थे, तो आज के डेट में फॉर्म भरने वालों की संख्या 1000 है। आप इसी इंटर लेवल में ही आपने सुना होगा कि लगभग 27-28 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया, रिकॉर्ड बच्चों ने फॉर्म भर दिया। इसीलिए आयोग को एग्जाम लेने में परेशानी हो रही है। खैर आप घबराइए नहीं, एग्जाम तो हो ही जाएगा। अभी इलेक्शन चल रहा है, आचार संहिता लागू है। जैसे ही ये इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हमको लगता है कि जुलाई या अगस्त तक इंटर लेवल का एग्जाम हो जाना चाहिए। सीजीएल 4 की भी वैकेंसी जुलाई तक आने की पूरी संभावना है। वैसे भी अभी आप देख ही रहे होंगे कि बेरोजगारी इलेक्शन का एक बहुत प्रमुख मुद्दा है, और बिहार में विधानसभा का चुनाव अगले साल भी है। माननीय मुख्यमंत्री भी लगातार घूम घूम के कह रहे हैं अपने चुनावी सभाओं में, रोजगार के प्रति उनका काफी रुझान है। वो अपने युवाओं को बिहार प्रदेश में काफी रोजगार देना चाहते हैं, और इसीलिए आप देखे होंगे बिहार में तो कंटिन्यू, आप केंद्र से भी कंपेयर करके देख लीजिए और दूसरे राज्यों से भी कंपेयर करके देख लीजिए, बिहार में लगातार कुछ न कुछ वैकेंसी निकलती रही है, वो कभी स्टॉप नहीं हुआ है। तो चांसेस है, संभावना है कि जुलाई तक में सीजीएल 4 की भी वैकेंसी आ जाएगी और जुलाई अगस्त में इंटर लेवल का भी एग्जाम हो जाएगा।
मैंने आपसे थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था, वो एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे जब इंटर लेवल का फॉर्म आया था नवंबर दिसंबर में, तो बच्चे बहुत उत्साहित थे, काफी पढ़ रहे थे, सिलेबस वगैरह सब कुछ देख रहे थे। लेकिन जैसे ही अब उनको पता चला कि एग्जाम इलेक्शन के बाद होगा, तो उनका उत्साह गायब हो चुका है। इसी में बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो चुपचाप अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे और उनके रिजल्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। एग्जाम जब भी हो, 6 महीने बाद भी हो, आप उसमें लगे रहिएगा, आप बीच में उसको ब्रेक नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। तो संभावना तो है कि जुलाई में दोनों एग्जाम, ये जुलाई अगस्त में एग्जाम भी हो जाएगा और जुलाई में CGL 4 की वैकेंसी भी आ जाएगी। अब आपके पास अगर समय बच रहा है, समय है, तो आपके लिए और अच्छी बात है। आप उस समय को अपने तैयारी को धार देने में लगाइए। उस समय को आप व्यर्थ में बर्बाद नहीं कीजिए कि जब एडमिट कार्ड आएगा तब सोचा जाएगा, तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। उस पीरियड में जो समय आपको मिल रहा है, आप अपनी तैयारी को धार दीजिए उस जगह पर। और उसके लिए, इन दोनों चीज के लिए आप NCERT का अध्ययन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि NCERT की पुस्तकें आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट का ज्ञान देगी, आपकी अवधारणात्मक समझ विकसित होगी। और अगर आपकी अवधारणात्मक समझ एक बार विकसित हो गई, तो फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जामिनेशन में, जिस क्वेश्चन को आपने पहले कभी डील नहीं किया है, कभी आपने देखा नहीं है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, छांट देंगे आप। और 3 ऑप्शन अगर छट गया तो चौथा तो आंसर उसका होगा ही होगा। ऐसा कई बार, मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि ऐसे कई सारे प्रश्न जिनको मैंने पहले कभी देखा नहीं था, कभी किसी प्रैक्टिस सेट में बनाया नहीं था, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एलिमिनेशन मेथड से आप उस क्वेश्चन को निकाल ले जाते हैं। और उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में आपको NCERT हेल्प करेगा। अभी जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, पहले एग्जामिनेशन में लूसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन आप देखिएगा कि अभी लूसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं। वो क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लूसेंट के बारे में बहुत लोगों की अपनी अपनी समझ है, बहुत लोग उसको पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, बहुत लोगों को वो बहुत अच्छी किताब लगती है। अगर मेरी व्यक्तिगत राय अगर आप पूछिए तो रिवीजन के लिए लूसेंट एक बहुत अच्छी बुक है। लूसेंट पढ़ने का मजा तभी है जब आप NCERT एक बार अच्छे तरह से समझ लें। यकीन मानिए, NCERT समझने के बाद, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको लूसेंट पढ़ने का जबरदस्त मजा आएगा। और ऐसे में लूसेंट आपको फायदा करेगा तब जब आप एक बार पूरा NCERT बेसिक GS कंप्लीट कर लेते हैं। और जब आपका एग्जाम का समय जैसे जैसे नजदीक आएगा, तो एग्जाम से 1 महीना पहले, 20 दिन पहले आप लूसेंट उठाइए और डेली उसका 10 पेज पढ़िए। आपका रिवीजन होता चला जाएगा और एग्जाम से 2 दिन पहले जैसे ही आपका लूसेंट खत्म होगा, तो आपके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास आ जाएगा कि मेरा पूरा जनरल स्टडी एकदम रिवाइज्ड है। और अगर आपको रिजल्ट लेना है तो बिहार में है क्या कि मैथ्स और रीजनिंग ये सभी बच्चों का मोटा मोटा अच्छा होता है, सभी बच्चों का। उसमें फर्क यही है कि कोई अगर रीजनिंग में 48 बना देंगे तो कोई 43, 44, 45 ही बनाएंगे, इतना ही, बस 2-3 क्वेश्चन का ही फर्क है। मैथ्स में अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप 25 में 24 कर ले जाएंगे, 23 कर ले जाएंगे, तो जो बहुत अच्छा नहीं है वो भी 20-21 बना देगा। तो मैथ और रीजनिंग का तो इंपॉर्टेंट रोल है ही है रिजल्ट में, लेकिन सिर्फ इसी के बदौलत आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है, आपको GS पे भी ध्यान देना होगा। और GS थोड़ा उसमें समय लगता है जनरल स्टडी बनाने में, क्योंकि उसके लिए आपको पूरा क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की NCERT पढ़नी पड़ती है। तो धीरे धीरे आप NCERT पढ़ते रहिए। ये जो समय आपको बीच में मिल रहा है, ये समझिए एक तरह से आपके लिए वरदान है। आप उसको अपने पढ़ाई में, अपनी रणनीति में उसको शामिल कीजिए, इस समय का सदुपयोग कीजिए और लूसेंट को आप एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज कीजिए। इस तरह की रणनीति अगर आप अपनाइएगा तो मेरे ख्याल से सफलता आपको जरूर मिलेगी। और ये मैं कोई कहीं से बता नहीं रहा हूं, ये मेरा अपना अनुभव है। मैंने भी कुछ इसी तरह की रणनीति अपनाई। एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड आप देखेंगे तो बेसिकली मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था। उसके बाद मैंने कई सालों तक जॉब भी किया, 3-4 सालों तक मैंने जॉब किया। फिर मन में कुछ और बात आ गई तो फिर मैं प्रिपरेशन करने लगा IS-PCS का। इसी क्रम में 2 बार मैंने UPSC का मेंस भी लिखा है। मेंस कभी इंटरव्यू देने का UPSC का मौका तो नहीं मिला, लेकिन BPSC का मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है। एक 64वीं BPSC का और उससे पहले एक 56वीं से 59वीं BPSC एक साथ हुई थी, उसका भी मैंने इंटरव्यू दिया था। बाकी PT में कंटिन्यू देते आया हूँ। कुछ मजबूरियां थी, कुछ जिम्मेदारियां थी मेरे ऊपर,
तो जीविकोपार्जन भी करना पड़ता था। इस वजह से मैं मेंस का प्रिपरेशन पूरी तरह से नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से फिर बाद में मेरा मेंस इधर नहीं हो रहा था। तो फिर अब एज खत्म होने के दौर में मैं था, तो उस समय मैंने यही टारगेट किया कि नहीं, अब मुझे सिलेक्ट करके एग्जाम देना होगा, और मैंने CGL 3 को सिलेक्ट किया कि ये एग्जाम मुझे किसी भी तरह से निकालना है। और जिस रणनीति के बारे में मैंने आपसे अभी डिस्कस किया यहाँ पर, सेम इसी रणनीति को मैंने फॉलो किया शुरू से लास्ट तक। PT का एग्जाम काफी दिनों बाद हुआ। PT के एग्जाम होने के बाद आपको याद होगा कि CGL 3 में PT का एक शिफ्ट कैंसिल भी हुआ था, तो बहुत लोग उस समय भी सुस्त पड़ गए थे। लेकिन मैं बीच में सुस्त नहीं पड़ा, मुझे पता था कि ये एग्जाम आज न कल, चाहे 1 महीना बाद हो, 2 महीना बाद हो, एग्जाम तो होना ही होना है। इसीलिए मैं सुस्त नहीं पड़ा, मैं अपनी तैयारी को जारी रखा, और नतीजा आपके सामने है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि इसको आप एकदम देखते रहिए, और मैथ्स, रीजनिंग और करेंट्स को आप डेली बेसिस पे एकदम पढ़ते रहिए। NCERT को साथ साथ पढ़ते रहिए, और एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले आपने जितनी भी NCERT पढ़ी है, जो भी आपने GS में अपनी अवधारणात्मक समझ बनाई है, अगर आप लूसेंट फिनिश कर लेते हैं तो आपका वो लगेगा कि आपका वो पूरा का पूरा NCERT रिवीजन हो गया। देखिए, लूसेंट में बेसिकली कुछ है नहीं, NCERT की चीजों को ही तथ्यात्मक रूप से वहां रख दिया गया है। अब अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को पढ़ते हैं तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, लेकिन अगर आप सीधे तथ्यों को पढ़ लेते हैं तो वो थोड़ी देर तक तो आपको लगेगा कि नहीं मुझे याद हो गया, लेकिन 2-4 दिनों के बाद चीजें आपके दिमाग से उतरने लगेंगी। इंफॉर्मेशन उतना जल्दी टिकेगा नहीं अगर आप सिर्फ एज अ फैक्ट उसको पढ़ते हैं तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि NCERT को पढ़ते रहिए, और एग्जामिनेशन से पहले लूसेंट को रिवाइज कीजिए। इस रणनीति को फॉलो कीजिएगा तो उम्मीद करता हूं कि सफलता जरूर मिलेगी आपको, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बस लगे रहिए, इंतजार में मत रहिए कि एग्जाम 6 महीने बाद होगा तो मैं अपनी तैयारी भी 4 महीने बाद शुरू करूंगा। लगे रहिए, कंटिन्यू लगे रहिए, जोश और जज्बा अपना बरकरार रखिए, बनाए रखिए। धन्यवाद।